चेयरमैन का इख्तियार है, लेकिन उसकी अप्रूवल देना, उसकी फाइनल कंकरेंस देना ये अदालत का काम है, और वो अदालत इसकी कंकरेंस देती है जिसके अंदर ये केस पड़ा होता है। अगर ये ट्रायल में है तो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट है, अगर इन्वेस्टिगेशन में है तो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट है, अगर अपील में हाई कोर्ट में है तो हाई कोर्ट से अप्रूवल आनी है, और अगर फर्दर CPLA में या अपील में सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया है और वहां पे वो ऑफर करता है तो सुप्रीम कोर्ट विल बी दी अप्रूविंग अथॉरिटी। उसके बाद फिर ये केस जो है, अब इन दो अफराद ने हमें एप्लीकेशन दी, और इनकी एप्लीकेशन अपने लिहाज से इस लिहाज से भी मुनफरिद है कि इसके अंदर ना सिर्फ इन्होंने उन असासों को सरेंडर किया जो कि अब तक हम डिग आउट कर चुके हैं, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर फ्यूचर में भी हमारे या हमारे खानदान या हमारे किसी भी बेनामी शख्स के नाम पे कोई भी जायदाद जो हमसे मुंसलिक हो वो अगर नैब को मिल जाती है तो हम वो भी सरेंडर करेंगे, और वो हर सूरत में उनको सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जब अप्रूवल हम कोर्ट से लेंगे तो कोर्ट ऑर्डर के अंदर ये चीज़ मेंशन होगी और उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आएगी, जो स्टेटमेंट बिल्कुल एक फ्री एनवायरनमेंट के अंदर वो कोर्ट में देंगे, जिसके तहत ये सारी चीज़ें वो सरेंडर करेंगे। तो अब तक हमारे पास जो तफसीलात आई हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, इसमें जो एक एक्यूज्ड है मुश्ताक अहमद रईसानी, जो एक्स सेक्रेटरी फाइनेंस था बलूचिस्तान गवर्नमेंट का, उसकी तरफ से 65 करोड़ 32 लाख रुपए जो है वो कैश है जो उसने सरेंडर कर दिया। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि जी ये पैसा तो ऑलरेडी नैब के पास था, ये प्रॉपर्टी तो कन्फिस्केटेड थी, ये कैश प्रॉपर्टी तो जरूर थी, लेकिन ये पैसा हम किसी को दे नहीं सकते थे। अब जब प्ली बार्गेन हो जाएगी तो ये फाइनल हो जाएगा और ये पैसा हम इमीडिएटली जिनका हक बनता है उन तक ये ट्रांसफर हो जाएगा। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इस पैसे में से नैब ने 1 रुपया भी नहीं रखना है, ना ही रखता है। नैब के पास जितनी रिकवरी होती है, जिस इदारे के बिहाफ पे होती है या पब्लिक के बिहाफ पे होती है, उनको एज इट इज वापस कर दी जाती है, और उसके जो फेडरल गवर्नमेंट के पास हमारे पैसे जाते हैं वो पैसे पूरे के पूरे 100% फेडरल गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं। और उसके बाद जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के होते हैं वो प्रोविंशियल, पहले हम फेडरल गवर्नमेंट को देते थे, लेकिन 2008 के बाद से प्रोविंसेस ने फिर ये ऑब्जेक्शन रेस किया था कि जी सूबों का पैसा फेडरल गवर्नमेंट के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो हमें बहुत ताखीर से मिलता है। लिहाजा ये डिसीजन हुआ फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान कि ये पैसा डायरेक्टली प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास जाएगा, और हमारे पास जब रिकवरी होती है तो हम चीफ सेक्रेटरी के नाम पे एक चेक जारी कर देते हैं उसी अमाउंट का जो कि उसके हक में रिकवरी हुई होती है। तो इस शख्स ने 65 करोड़ 32 लाख का कैश, 3,300 ग्राम सोना, जिसकी मालियत तकरीबन 1 करोड़ 35 लाख रुपए बनती है आज के मार्केट रेट के हिसाब से अगर देखा जाए, 3,300 ग्राम, 3.3 किलोग्राम आप हिसाब लगा लीजिएगा जी। और उसके बाद जो है इस शख्स ने 2 ऐसे प्रॉपर्टीज हमारे हवाले की हैं, जिनमें से एक प्रॉपर्टी की कीमत तकरीबन 6 करोड़ रुपए है जो कि क्वेटा में है, इसका घर है, एक बहुत बड़ा शानदार घर है, और एक DHA कराची के अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसकी मालियत तकरीबन 70 करोड़ रुपए बनती है, वो भी 7 करोड़ रुपए बनती है, वो भी इसने हमें सरेंडर कर दी है। तो 6 और 7 वो DHA कराची में है जी। ये 2 प्रॉपर्टी है जो इसके या इसकी फैमिली के नाम पे थी, ये प्रॉपर्टी इसने सरेंडर की है। ये इन एडिशन टू दी वो 11 प्रॉपर्टीज हैं जो पहले से सरेंडर हो चुकी हैं, जो बेनामी थी और जो इन दोनों ने मिल के बनाने की कोशिश की थी या इनको हड़प करने की कोशिश की थी, वो पहले से हम कब्जे में ले चुके हैं, उनके टाइटल डॉक्यूमेंट हमारे नाम पे ट्रांसफर हो चुके हैं। उसकी वैल्यू मैंने इस तरह शुरू में आपको बताया था कि 1 अरब 25 करोड़ रुपया उनकी एक रफ वैल्यू जो परचेज प्राइस के हवाले से है। सेल प्राइस तो डेफिनेटली इससे बहुत कहीं ज्यादा होगी, और हमारा अंदाजा यह है कि 1.5 से 1.25 अरब रुपए तक वो प्रॉपर्टीज बिक जाएंगी। ये तो 1.25 करोड़ रुपया उनकी परचेज वैल्यू है जिसके ऊपर ये खरीदी गई है। डॉक्यूमेंट शो कर रहे हैं कि इस कीमत के ऊपर ये प्रॉपर्टीज खरीदी गई हैं, और वो सारी DHA के अंदर है, जिसमें 2 कमर्शियल प्लाजाज हैं, 3 हाउसेज हैं बड़े साइज के, यानी कम से कम जो साइज है वो 500 स्क्वायर यार्ड का है, और उनमें से 3 प्लॉट ऐसे हैं जो 1000 स्क्वायर यार्ड के हैं, और 6 प्लॉट्स हैं रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं DHA के अंदर जो कि बहुत वैल्यूएबल प्लॉट्स हैं। ये 11 वहां पे हैं और 2 प्रॉपर्टीज यहां पे हैं। इसके अलावा इस शख्स के पास 2 नई प्रेशियस व्हीकल्स थी, गाड़ियां थी, कारें थी, वो दोनों कारें भी इसने सरेंडर कर दी हैं इस प्ली बार्गेन की रिक्वेस्ट के साथ। ये एक जो है मर्सिडीज है कार है, और एक ग्रैंडी करोला कार है नई जो 2015 की है जी, और उसको जो है वो ये दोनों इसने सरेंडर कर दी हैं, और ये दोनों गाड़ियां भी हैं हमारे, तकरीबन इनकी जो वैल्यू है वो 80 लाख रुपए तकरीबन बनती है। 23 लाख की एक है और 67 लाख की दूसरी है। ये इनकी वैल्यू जो इस वक्त हमने एस्टिमेट लगाई है। इस तरह इसके अगर हम टोटल असाजात जो इसने अब तक हमें सरेंडर किए हैं वो तकरीबन 80 करोड़ रुपए के बनते हैं जो हमारे पास आ चुके हैं। 1.25 अरब रुपया हमें उन 11 प्रॉपर्टीज से जो है
اس کی ویلیو ہمیں آ چکی ہے. اور اس کے علاوہ جو دوسرے شخص ہے جو کہ کانٹریکٹر تھا, جو کہ فرنٹ مین تھا ایڈوائزر کا, جس کے ذریعے سے یہ سارے پروجیکٹ ایگزیکیوٹ ہوتے تھے, اس شخص کا نام ہے سہیل مجید شاہ. سہیل مجید شاہ کو جب گرفتار کیا گیا تو اس نے خود ہی ڈپوز کر دیا کہ جی میرے ہاتھ میں تو بہت کم چیزیں آئی ہیں, میں تو سارا کچھ ان کے لیے لیتا تھا, لہٰذا جو کچھ میں نے لیا, جو میرے اکاؤنٹس میں آیا, مختلف اکاؤنٹس میں اس کا پیسہ گیا, وہ سارے کا سارا جتنا میرے اکاؤنٹ میں آیا, میں نے آگے کسی کو دیا یا نہیں دیا, میں وہ سارے کا سارا پیسہ جو ہے وہ نیب کو واپس کرنے کے لیے تیار ہوں. 960 ملین 96 کروڑ روپیہ جو اس کے اکاؤنٹس میں گیا ہے وہ اس نے نیب کو سرنڈر کر دیا ہے. 960 ملین یعنی جس کو ہم 96 کروڑ روپے, آلموسٹ 1 ارب روپیہ. کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ گھر ہیں جو بڑے قیمتی ہیں, اس کے بھی ٹائٹل ڈاکومنٹ اس نے نیب کے حوالے کر دیے ہیں, جن کو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ گھر جو ہے, چونکہ اس کے پاس کچھ جو پراپرٹی ہے وہ انہیریٹڈ ہے اور کچھ اس نے خود بنائی ہے, تو اس کا وہ حصہ جو ہے جو کہ اس نے انہیریٹڈ ہے یا لیگل اس کے پاس ہونا چاہیے, اس کو چھوڑ کے باقی بھی اس کو سرنڈر کرنا پڑے گا. لہٰذا یہ اگر ہم اس سارے رقم کو اکٹھا کر لیں تو یہ تقریباً 3.25 ارب روپیہ بنتا ہے. اور یہ وہ رقم ہے جو کرپشن کے زمرے میں ان 3 سورسز میں ہمیں وصول ہو گئی ہے. اس کے علاوہ باقی جو اس میں ایڈوائزر ہے اور ایڈوائزر کے ساتھ دوسرے جو ملوث افراد ہیں ان کے خلاف ہماری انویسٹیگیشن فائنل سٹیج کے اوپر ہے, اور انویسٹیگیشن ہماری جس طرح کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو بہت جلد یہ ابھی چونکہ پری بارگین ہماری کورٹ میں جانی ہے, تو جس وقت یہ کورٹ ایکسیپٹ کر لے گا تو یہ اماؤنٹ ریئلائز ہو جائے گی. لیکن ان کے اکاؤنٹ سیز ہیں جی, اور ان اکاؤنٹس کے اندر یہ پیسہ موجود ہے, زیادہ پیسہ موجود ہے. 2 ارب کی جو پری بارگین ہوئی ہے اس کا کوئی تھوڑا سا اگر ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں پھر آپ اس کے بعد جو ہے جو باقی ہمارا کیس ہے, اس کیس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایڈوائزر اور ان کے ساتھ ملوث دیگر جو سینئر افسران ہیں ان کے حوالے سے انویسٹیگیشن ہماری فائنل سٹیج کے اوپر, اور بہت جلد ہم ان کا کیس جو ہے وہ کورٹ کو ریفر کر دیں گے اور وہ ٹرائل ان کے چلتے رہیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیب نے کیوں پری بارگین کو کنسیڈر کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لا کے اندر ایک پروویژن ہے. ہم والنٹری ریٹرن کی بات اس لیے نہیں کرتے کہ 24 اکتوبر کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے والنٹری ریٹرن کی ایکسیپٹنس کے اوپر ریسٹریننگ آرڈر ایشو کر دیے ہیں, لہٰذا اس کے بعد سے آج تک نیب نے کوئی ایک سنگل کیس بھی والنٹری ریٹرن کا کنسیڈر نہیں کیا. اور اس صورتحال میں پہلے سے بھی نیب کی ایک پالیسی ہے کہ نیب سرکاری ملازمین کے والنٹری ریٹرن کو بہت کم اہمیت دیتا ہے, کیونکہ ان لوگوں کو ان عہدوں پہ والنٹری ریٹرن لے کے ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا. یہ جو والنٹری ریٹرن ہے یہ نان کنوکشن ریکوری ہے, جبکہ پلی بارگین کے ساتھ کنوکشن بھی ہے. کنوکشن ان دا سینس لا اس کو کہتا ہے ڈیمنگ کنوکشن کلاز, کہ اس شخص کو ایسا تصور کیا جائے گا جس کو سزا ہو گئی ہے, اس کو صرف جیل نہیں جانا پڑتا, باقی سزا کی جتنی بھی شکیں ہوتی ہیں وہ سب کے سب اس کے اوپر لاگو ہوتی ہیں. 3 بڑی شکیں ہیں اس حوالے سے. ایک تو یہ ہے کہ اگر وہ پبلک آفس ہولڈ کر رہا ہے تو وہ آفس اس سے چھوٹ جائے گا, وہ دوبارہ اس آفس میں کبھی واپس نہیں جا سکتا. 10 سال کی تو بین ہے اس کے اوپر کہ وہ کسی بھی آفس کو ہولڈ نہیں کر سکتا, اور 10 سال کے بعد اس کی عمر اتنی ہو چکی ہوگی کہ وہ کسی سرکاری ملازمت میں آ نہیں سکتا. نہ وہ پبلک نمائندگی کر سکتا ہے, کسی الیکشن میں حصہ لے سکتا ہے, چاہے وہ لوکل گورنمنٹ ہو, چاہے وہ پروونشل ہو یا فیڈرل لیول پہ ہو, وہ کسی الیکشن میں امیدوار نہیں بن سکتا. اور وہ کسی بھی شیڈول بینک سے, جو اسٹیٹ بینک جس کو کنٹرول کر رہا ہے, اس سے کسی قسم کا لون جو ہے وہ نہیں لے سکتا, نہ اپنے نام پہ, نہ اپنے خاندان کے, نہ اپنی کسی کمپنی کے نام پہ وہ لون لینے کا حقدار ہے, اس کو لون نہیں دیا جاتا. کیونکہ یہ جو کنوکشن ہوتی ہے یہ تمام اداروں کو کنوے ہو جاتی ہے, اور پھر وہ ادارے جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. اگر وہ نہیں کریں گے تو یہ پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آتی ہے, چونکہ کنوکشن کا آرڈر کورٹ پاس کرتا ہے, وہ نیب نہیں کرتا, وہ کورٹ پاس کرتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ سیکشن 15 آف دی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کے تحت جو ہے یہ کنوکٹڈ ہے. اور ایک چیز میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتا چلوں کہ اگر کبھی آپ کو اتفاق ہو کہ جس شخص نے پلی بارگین کی ہے, اسپیشلی جو اہم لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے پلی بارگین کی ہے, اگر آپ ان سے کبھی آپ کا واسطہ پڑے تو آپ ان کی ذرا حالت دیکھ لیجئے گا کہ وہ کیا ہے, کیونکہ وہ شرم کے مارے وہ اور ان کی فیملی جو ہے وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوتے. اور کئی ہمارے پاس ایسے کیسز آئے ہیں جہاں پہ پلی بارگین کرنے کے بعد وہ لوگ یا تو اپنا علاقہ چھوڑ گئے, یا اگر ان کے وسائل ان کو اجازت دے تو وہ ملک ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, اور پھر وہ گمنام زندگی گزارتے ہیں, کیونکہ ان کے آنے والے بچے جو ہیں ان بچوں کے اوپر یہ امپیکٹ ہوتا ہے کہ ان کے بچے بھی کسی سرکاری ادارے میں, فورسز کے اندر, ان کو اس لیے نوکری نہیں دی جاتی کہ جب ویریفیکیشن ہوتی ہے تو وہاں دیا جاتا ہے کہ اس کا باپ جو ہے ہی واز اے کنوکٹڈ پرسن, چونکہ قانون کی کتاب میں وہ کنوکٹڈ پرسن ہوتا ہے, لہٰذا ایسے لوگوں کو نوکریاں نہیں دی جا سکتی, نہ دی جاتی ہے. تو وہ ایک
एवर लॉन्ग जो है एक उसके ऊपर इम्पैक्ट होता है, उसकी फैमिली के ऊपर होता है, इस वजह से इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये तो हमारा वो केस है जिसके इसके साथ मैं एक और भी चीज़ आपके सामने शेयर करता चलूँ। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि कल जब हमारा ये केस मीडिया में गया तो इसको दो तरीके से, कुछ ने बड़ा पॉजिटिवली देखा, कुछ ने नेगेटिवली भी देखा, और कुछ हमारे दोस्त अहबाब जो हैं उन्होंने ये भी कहा कि जी 40 अरब का। तो मैं बताता चलूँ कि टोटल एलोकेशन फॉर द लोकल गवर्नमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2014-15 ये 6 अरब रुपया है। अब 6 अरब में से 40 अरब की करप्शन नहीं हो सकती। इस 6 अरब में से 3 अरब रुपया रिलीज हो चुका है 2 सब डिवीजन के लिए, जो इसके सब डिवीजन है। इस 3 अरब रुपए के जो टोटल पैसा गया है, जिसके अंदर कुछ प्रोजेक्ट जो हैं वो तो चले, पार्टली चले या बिल्कुल नहीं चले, उसके अंदर ये पैसा जो है अब तक निकला है। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ करप्शन का पैसा नहीं है या इस एक इवेंट का नहीं है, बल्कि ये ओवर द पीरियड अगर इन लोगों ने कुछ करप्शन की है तो वो प्रॉपर्टीज की शक्ल में या एसेट्स की शक्ल में वो आती रही, और चूंकि इन्होंने एसेट सरेंडर कर दिए हैं तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और एक बहुत बड़ी रिकवरी है नैब की हिस्ट्री में कि एक सरकारी इदारे के हवाले से एक केस के अंदर इतनी बड़ी रकम यकमुश्त वो वसूल की जा रही है। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। सो दिस इज ऑल अबाउट दी वन केस। दूसरा केस जो आज के हवाले से आपके साथ शेयर करना है, नैब रावलपिंडी ने एक केस इनिशिएट किया था 2014 में, जो कि आपके मेडिसिन के प्राइसेस को एग्जॉर्बिटेंट रेट्स के ऊपर बढ़ाने के लिए इकदाम किए गए थे। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंदर हमारे ऑफिशियल के पास, जिसके अंदर प्रोविंसेस के भी नुमाइंदे होते हैं, हर प्रोविंस का एक नुमाइंदा होता है जो वहाँ का ड्रग इंस्पेक्टर होता है या सीनियर ड्रग से रिलेटेड ऑफिशियल जो होते हैं, वो आके उस बोर्ड के मेंबर बनते हैं और वो अलाउ करते हैं रिक्वेस्ट ऑफ दी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के इन प्राइसेस को बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। कंपनीज रिक्वेस्ट करती हैं कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गई है, इंपोर्ट प्राइस ज़्यादा हो गई है, लिहाजा आप हमें अलाउ करें कि हम अपने मेडिसिन की प्राइसेस जो है वो इंक्रीज करें, और उसके लिए वो जस्टिफिकेशन देते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा कि नेपरा के अंदर प्राइसेस जब इलेक्ट्रिसिटी की इंक्रीज होती है तो वहाँ पे पब्लिक हियरिंग होती है। यहाँ पे बाकायदा एक कमेटी बनती है, एक सब कमेटी होती है और एक मेन कमेटी होती है, जिनका काम ये होता है कि टेक्निकली देखें, कॉस्ट देखें और सारी चीज़ों को देख के फिर फैसला करें कि प्राइसेस कितनी इन्हांस करने की इजाज़त देनी है। इन कंपनीज ने तकरीबन 12 कंपनीज थी जिन्होंने अप्लाई किया। उनमें से कुछ कंपनीज के बड़े जेन्युइन रिक्वेस्ट थे, क्योंकि उनकी प्राइसेस बड़े अरसे से जो है वो इन्हांस नहीं हो रही थी और वो लॉस में थे, और उन्होंने अपनी प्रोडक्ट जो थी वो बंद करने की भी थ्रेट दिया हुआ था कि हम बंद कर देंगे इनकी प्रोडक्शन, क्योंकि मेडिसिन हैं बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए। लेकिन ये जो कमेटी थी जिसके अंदर हमारे ऑफिसर्स थे, ऑफिशियल्स थे, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी से मुतल्लिक जो लोग थे, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट एज वेल एज प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो लोग जो उसका हिस्सा हैं, उन्होंने चाहे किसी भी सूरत में हो, या तो उन्होंने उस पर मुकम्मल तौर पे तहकीक नहीं की, उसका पूरा जायजा नहीं लिया, या फिर उन्होंने किक बैक्स लेके उन लोगों को रिलीफ दिया और इन कंपनी की प्राइसेस जो है वो इंक्रीज कर दी गई। हमने जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो हमें इनिशियली ये पता चला कि 1 अरब से कुछ ज्यादा इन कंपनीज ने, 12 में से 8 ऐसी कंपनीज हैं जिनको बगैर मायार के, बगैर छानबीन के उनके प्राइसेस को इंक्रीज किया गया है, इलीगल इंक्रीज कर दी गई है। लिहाजा उन कंपनी से जो केस हमारा शुरू हुआ, तो जो हमने उनके जो प्रोडक्ट सेल हुई थी 2012 से लेकर 2014 तक, उसकी जब वैल्यू हमने डिटरमिन की तो पता चला तकरीबन 1 अरब रुपया प्लस उन्होंने कमा लिया है इसमें। और ये पैसा कमाया है कंज्यूमर से, बीमारों से, मरीजों से कमाया है, उनकी बीमारी से और उनकी मजबूरी से नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। ये इन्वेस्टिगेशन हमारी कंक्लूड हुई, और इसके हवाले से भी मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे ऊपर